So the paper in discussion today is June 24, variant 43. I've mentioned this before also. Please invariant का ख्याल करो. 43 and 41 is important one. Because obviously 42 तो वही है जो आ चुका है, तो फिर we'll suspect के 43, 41 वाले topics जो हैं, जो 42 के अंदर नहीं आया है, that there might be a possibility of that, but obviously they can always make new also. तो अगर 43, 41 का आपने प्रिपेयर कर लिया है, तो फिर जो लेफ्ट ओवर है उसको भी प्रिपेयर कर लेंगे, तो और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. आई एम नॉट गोना हेल्प आउट राइट नाउ कि कौन सा हम टॉपिक्स आ सकते हैं. probably suggest last 10 days or something like that. आइडिया वही है. सेक्शन ए केस स्टडी, कंपल्सरी केस स्टडी है. होपफुली यू विल गेट एन इजियर वन. सेक्शन बी के अंदर माइक्रो के दो एसेस में से एक करना है, और सेक्शन सी में मैक्रो के दो में से एक करना है. As far as the question goes, question is for 20 marks, where there is a breakdown of 14 marks for assessment objective 1 and assessment objective 2 combined, and then 6 marks is for assessment objective 3, which is your evaluation. 6 मार्क को कम नहीं समझते. 6 मार्क is almost, if you want to say, almost like 30 something percent हो जाता है. So that means it's not one small paragraph. It's a pretty reasonable, almost like a page length evaluation with conclusion is what we can see. All right. जहां तक मार्किंग का हिसाब है, मार्किंग का हिसाब बहुत सिंपल है. 14 मार्क्स को आप तीन लेवल्स में डिवाइड करते हैं: लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3. लेवल 0 भी होता है, बट आई आई डोंट थिंक कि लेवल 0 का कोई किसी का कैलिबर है इधर. तो 1 से 5 मार्क लेवल 1 के मिलेंगे, 6 to 10 लेवल 2 के मिलेंगे, 11 to 14 लेवल 3 के मिलेंगे. हाउ एज एग्जामिनर वी डिसाइड कि आपका आंसर कौन से लेवल के ऊपर है? व्हेन वी रीड योर क्वेश्चन, we're looking at the structure of your essay. If your answer is dealing with everything that the question is asking for, we will say कि बच्चे ने क्योंकि हर चीज को इंक्लूड कर लिया है, तो that is the level 3 answer. Because they've answered every bit of the question. They've defined the terminology. They've made the analysis of how it will work, right? They've made the diagram. सारी बातें हमारी जो सवाल के अंदर है वो जवाब दे दिया है. लेकिन जवाब कोई बहुत अमेजिंग नहीं दिया है, तो 11 मार्क्स दे देंगे. लेकिन अगर बहुत एक्सेप्शनल लिख दिया है तो 14 मार्क्स दे देंगे. ओके. बट अच्छी रीजनेबल डिटेल है, बहुत अमेजिंग नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, तो बीच के मार्क उठा लो 12 to 13 की रेंज के अंदर. तो एग्जामिनर्स हैव ऑब्जेक्टिविटी व्हेन द आंसर इज इन लेवल. कौन से लेवल को सिलेक्ट करना है, उधर ऑब्जेक्टिविटी है कि ये आंसर में सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस है, डायग्राम्स, और इसमें मिस्टेक है लेवल 1. ठीक है. डायग्राम्स भी अच्छे हैं, थ्योरी को एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दी है, बहुत अमेजिंग नहीं दी है, लेवल 2. सब्जेक्टिविटी किधर आ जाती है कि 6 मार्क, 10 मार्क के, 7 मार्क के, 8 मार्क के, 9 मार्क, इसके अंदर थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी आ जाती, सब्जेक्टिविटी आ जाती है. ठीक है. तो आसान तरीका ये है, रीजनेबल आंसर लिखो, अपने क्वेश्चन को बार बार पढ़ के मेक श्योर करो कि तुमने सवाल का जवाब दे दिया. बहुत डिटेल में बेशक ना हो, लेकिन आपने ऑलमोस्ट हर बात को कर लिया है जो उसके रिलेटेड है. एंड विल टॉक अबाउट दिस इन अ बिट राइट नाउ. ठीक है. तो क्वालिफाई फॉर अ लेवल 3 आंसर, दैट्स ऑल. 11 मार्क इधर उठाओ. फिर इवैल्यूएशन का भी यही ट्रिक है. इवैल्यूएशन के अंदर भी आपका आंसर लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2 में ब्रेक डाउन होता है.
लेवल 1 में जो है आपको 1 से लेके 3 तक मार्क मिल सकते हैं, और लेवल 2 के अंदर आपको 4 से लेके 6 के मार्क मिल सकते हैं। रीजनेबल एवेल्युएशन करोगे तो तुमको 3 मार्क इधर हम दे देंगे, 11 मार्क इधर दे देंगे, तो 11 और 3, समर अराउंड 14 मार्क्स अगर आपने उठा लिए हैं, तो मेरी नज़र के अंदर इट्स नॉट बैड। ठीक है। तो 14 14 and 14 gives you, gives you an A-ish almost, right? तो हो जाएगा, आई थिंक तो दैट्स हाउ यू गोना गो अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं, जरा केस स्टडी पे आते हैं। आई फेल्ट कि केस स्टडी थोड़ी सी रीजनेबली आसान थी, इनइक्वालिटी के ऊपर है। सबसे ऊपर जो आपकी हेडलाइन होती है, दैट गिव्स इट अप कि व्हाट इज द टॉपिक ओवर हियर। द टॉपिक इज इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है। अम, लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक। आपको पता है वर्ल्ड बैंक क्या है? 1947 में जब आप वर्ल्ड वॉर टू खत्म होती है और उसके बाद अमेरिकन जीत जाते हैं एंड एलाइज, तो फिर वो दुनिया में एक नया रूल लेकर आते हैं जिसमें अमेरिका इज द माय बाप एंड एवरीबॉडी हैज टू लिसन। तो उसके अंदर दे डिसाइड टू मेक सम ऑर्गेनाइजेशंस जिसके अंदर आपका वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एंड यूनाइटेड नेशंस और ये सब आ जाती हैं। अब इनका काम क्या होता है? टू सी and try to manage the countries in the world. So, income inequality has declined in some low income countries in recent years. लो इनकम की जब हम बात करते हैं तो we're talking about countries like Afghanistan, some African nations like Zimbabwe and all. Pakistan is not a low income economy, we're a low middle income economy. ठीक है, so we're a step up from this. Come 4,000, we then the range is an upper middle income, and then 11-12 हजार से ऊपर चले जाते हैं तो फिर रेंज आई थिंक डेवलप्ड की स्टार्ट हो जाती है, हाई इनकम, सॉरी लेट्स नॉट कॉल इट डेवलप्ड, बाय हाई इनकम। So, for example, between 2008 to 2018, the Gini coefficient decreased by more than 5 percentage points in Chile, Colombia, and Mexico. इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज हुई है एएस के अंदर, तो थोड़ा सा तुम फील लेकर आए हो जिनी कोफिशिएंट का और इनकम इनइक्वालिटी का, बिकॉज वी डन क्वेश्चंस ऑन दिस इन द रिसेंट ईयर। जिनी कोफिशिएंट के रिलेटिव आई एम श्योर कि कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। सो जिनी कोफिशिएंट इज अगेन इंपॉर्टेंट, इट इज पार्ट ऑफ द लास्ट 50 पेजेस इन मैक्रो that I've been talking about, that you have to ratify it. You don't do that, तुम ना सुनो मेरी और अपनी होशियारी मारते रहो, तो देख लेंगे क्या होगा। 2008 की जब हम बात करते हैं तो ओवर द ईयर व्हेन वी बीन स्टडिंग अबाउट 2008, वी टॉक्ड अबाउट कि देखें जी 2008 जो था एक बहुत ही क्राइसिस वाला टाइम था पूरी दुनिया के लिए। देयर वाज अ ग्लोबल रिसेशन दैट हैपेंड, द हाउसिंग क्राइसिस इन द यूनाइटेड स्टेट्स व्हिच ट्रिगर्ड इनटू अ ग्लोबल कोलैप्स ऑफ द इकोनॉमीज। उसके बाद का ये ले रहे हैं, फिर ऑलमोस्ट 2008 के कुछ सालों बाद फिर रिकवरी होना शुरू हो जाती है, और 2018 तक, 2012 में भी थोड़ा सा ट्रबल था, लेकिन 2018 तक थिंग्स वर अ लॉट मोर स्टेबल इज व्हाट वी कैन से। तो उस हिसाब से जिनी कोफिशिएंट का डिक्रीज होना बाय मोर देन 5%, व्हाट डू यू थिंक दे आर सजेस्टिंग? थिंग्स आर गेटिंग बेटर और वर्स? तो यहां अगर तुमको जिनी कोफिशिएंट समझ नहीं आता तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। In some other countries, such as Ethiopia and then India and then Indonesia, income inequality has remained relatively stable over the past decade. Reason नहीं दिया हुआ, while it has decreased in China and South Africa. अब ये कैसे इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं? अब जब आप बात करते हैं इथोपिया, इंडिया, बाय द वे इथोपिया को कुछ ज्यादा बुरा नहीं समझना, हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी के लिए इथोपिया को थोड़ा सा ज्यादा ही बैड सिनेरियो समझते हैं।
but Ethiopia is one of a very rising emerging economy in the world. It's an African economy. इसका अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दूं, इस वक्त सॉरी रीसेंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं या मॉडर्न थोड़ा सा आ जाते हैं, तो इथोपिया इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ गेटवे टू अफ्रीका। इथोपिया मतलब कि तुम दुनिया से कहीं से भी ट्रैवल करोगे, जहां हर अफ्रीकन इकोनॉमी कंट्रीज तो बहुत सारी है अफ्रीका के अंदर, तो हर कंट्री में डायरेक्टली फ्लाइट्स नहीं उड़ती हैं, तो यूजुअली पहले इथोपिया जाते हैं लोग, और फिर इथोपिया से कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं, तो दैट मेक्स इट सॉर्ट ऑफ लाइक अ हब। इथोपिया में चाइना की बहुत इन्वेस्टमेंट हुई हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, मतलब अगर आप इथोपिया की सड़कों पे घूमे हैं तो आपको जितना इथोपिया के झंडे दिखेंगे उतने ही आपको ऑलमोस्ट चाइना के झंडे भी दिखेंगे, क्योंकि इथोपिया के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान का सी पैक का प्रोजेक्ट है, चाइना का बेल्ट इनिशिएटिव रोड का जो पूरा है, उसी के अंदर ही इथोपिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कनेक्टिंग इन्वेस्टमेंट हब। ओके, तो वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई है, द नंबर्स इज डेफिनेटली राइजिंग इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। सेम गोज फॉर इंडिया एंड ऑलमोस्ट सेम गोज फॉर इंडोनेशिया। ये तीनों कंट्री के जो आपके ग्रोथ रेट्स हैं फॉर दिस ड्यूरेशन, दे आर प्रिटी गुड। ओके, लेकिन इनकम इनइक्वालिटी की वो बात कर रहे हैं कि वो रिलेटिवली स्टेबल ही रहा है, राइट। while it has increased in China, यानी इनकम इनइक्वालिटी चाइना और साउथ अफ्रीका के अंदर जो है मजीद बढ़ी है। चाइना के बैकग्राउंड में जाते हैं तो चाइना 2008 के बाद से, इवन दो 2008 से 10-12 के बाकी दुनिया तो ग्लोबल रिसेशन को ही सफर कर रही थी, बट द चाइनीज वर कमिंग आउट ऑफ दैट। दे हैड अ लॉट ऑफ मनी and they were investing crazy amount of funds in their infrastructure. Their economy never crashed, right? So they were still peaking. South Africa, on the other hand, suffered deeply. चाइना के अंदर यू कुड से, जितना एक तरीके से आप समझ लो कि कम्युनिस्ट रेजिम है वहां पर, लेकिन उन्होंने मार्केट को अडॉप्ट, ट्रांजिशन बहुत ओपन किया हुआ था। So you would have the most number of millionaires and billionaires in the world rising in China. उसी दौरान you had the Tencent company, you had the Alibaba and all of these, right? Rising also. तो हो सकता है कि वहां inequality was rising because the gap between the rich and the poor was becoming more because of this advancement. लेकिन साउथ अफ्रीका तो ओवरऑल कोलैप्स ही कर रहा था। वहां पानी की भी शॉर्टेज ही चल रही थी, लोगों को पानी तक राशन हुआ था, तो वेरी बैड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। ऑलराइट, तो ये तुम्हारे को एक मैं थोड़ा सा रीजनल वाइज एक अंदाजा दे रहा हूं, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब कुछ रिलेटेड कंट्रीज आ जाएं तो यू शुड बी एबल टू सॉर्ट ऑफ यू नो पुट देम इन देयर प्लेसेस। फिर वो कहते हैं in low income countries, inequalities of opportunity, in particular, the differences in access to education between female and male, appear to pose obstacle to a more equal income distribution. अब ये कहाँ से ये सोर्स से ये सेंटेंस उठाया है? इट्स अ वेरी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट दैट देव डन, बट आप इसको पॉजिटिव इन द सेंस ये कह सकते हो कि भाई, एक तो नंबर वन ये लाइन आपने कहाँ से उठाई है और क्या हमारे पास इसका प्रूफ है? तो नीचे अगर तुम टेबल देखो तो सीआईए फैक्ट बुक से ये टेबल आया है, तो लेट्स सी वेदर दिस इज अ नॉर्मेटिव और अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। वैसे तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बिकॉज आई डोंट yeah, I don't see like words like should, ought, or something like that. So let's test it out. Probably ये होगा। तो क्या क्या रहे हैं, क्या ये रहे हैं कि जो लो इनकम कंट्रीज हैं उसमें हमने ये देखा है कि देर इज एन इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी। इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी और इनइक्वालिटी इन इनकम आर टू डिफरेंट थिंग्स। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम तो हम ज्यादातर जेंडर के केस में देखते हैं, वेयर वी सी अ फाइट बिटवीन द मेल एंड द फीमेल सेइंग we're not paid the same. Okay, on the other hand, inequalities of opportunity is that we don't get a chance
टू अप्लाई फॉर दिस पोजिशन इवन, राइट? तो क्योंकि मेरे मुल्क में एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जैसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर केपीके के अंदर फीमेल स्टूडेंट्स को एक्सेस नहीं है, अफगानिस्तान में फीमेल स्टूडेंट्स को एक्सेस नहीं है, तो दे डोंट इवन हैव द अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट देमसेल्व्स। तो उसकी वजह से उनकी अपॉर्चुनिटी भी चली जाती है कि वो कहीं अप्लाई भी कर सकें सर्टेन नौकरियों के लिए। डू यू अंडरस्टैंड? तो वेदर कैन आई डू दैट? स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंदर देव मेड दिस द होल थिंग, देव टेस्टेड दिस आउट कि उन्होंने पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी दी, मेल फीमेल के अंदर कोटाज लगाया कि 50% जो है मेल और 50% फीमेल विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर। नाउ आई एम कोटिंग जॉर्डन पीटरसन ओवर हियर एंड हिज claim to the whole research that was done. It was not his research, but it was a sociological research where they said that, automatically what happened was that you had greater number of male applying for engineering and greater percentage of female applying for nurses. And इसके अंदर they said it has more to do with the personality trait. जब आप 50-50 करते हैं तो there are more men qualified, more than 50% who are better in engineering than the 50% का women का highest threshold के। तो from that point of view, the study says that, ये opportunity को आप 50-50 करके, that is again not a good idea, but that's just a background that I, with my knowledge, can sort of like think about it. तो ऑब्वियसली देर सेइंग कि फिर ये ऑब्वियसली एक ऑब्स्टिकल पोज कर रहा है और उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में प्रॉब्लम है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बिकम्स एन इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक रेलेवेंस। मैं ये पढ़ता हूँ वर्ड मैक्रो इकोनॉमिक रेलेवेंस या मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मेरे दिमाग में फौरन से वही लास्ट 50 पेजेस के अंदर जो सबसे पहले ही हमारा डिस्कशन है ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, from price stability all the way to inclusivity and economic development and all of that। ठीक है, तो उसको जरूर देखना। फिर नीचे टेबल 1.1 के अंदर जिनी कोएफिशिएंट, फीमेल मेल लिटरेसी रेशो है एंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। कहाँ लिखा है ये? अच्छा, सो देव मेंशन्ड इट ओवर हियर कि ये जो नंबर्स हैं ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी के हैं। आई होप यू रिमेंबर लास्ट आई थिंक वी डिड दिस इन ओ लेवल्स, एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव पॉवर्टी, राइट? सो देखते हैं, उसको भी देखते हैं जरा 2 मिनट के अंदर कि वो क्या था। आई थिंक इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन ही आ गया होगा। तो जरा टेबल को देखते हैं, असेस करते हैं कि टेबल के अंदर हो क्या रहा है। तो इफ यू नोटिस जिनी कोफिशिएंट के बारे में, बिफोर वी गो इनटू द टेबल, मैं थोड़ा सा एक तुमको बैकग्राउंड ही दे देता हूँ। वैसे तो आई वाज होपिंग दैट यू वुड ऑलरेडी नो कि इसका बैकग्राउंड क्या होगा, बट जिनी कोफिशिएंट के अंदर वैल्यूज, जिनी कोफिशिएंट लिखा है तो दैट मींस वैल्यू विल बी 0 to 1, राइट? नीचे आप देख लें, वैल्यू 0 to 1 की ही है। इंडेक्स लिखा होता तो वैल्यू होती 0 to 100। ठीक है, अब 0 to 1 के केस के अंदर 0 मीन्स परफेक्ट इक्वालिटी। आई थिंक इसके ऊपर क्वेश्चन ही है, तो फिर लेट्स नॉट गो टू मच इन डिटेल। एंड 1 मीन्स परफेक्ट इन इक्वालिटी। एएस में हमने क्या बोला था? 0 का मतलब है एवरीवन हैज एग्जैक्टली द सेम इनकम, इक्वल इनकम। एंड 1 का मतलब है कि हम पूरे मुल्क में एक बंदे के पास जो है सारी इनकम्स हैं और बाकी सबके पास कुछ भी नहीं है, राइट? दैट द एक्सट्रीम वर्जन ऑफ दिस। ये बैम्फर्ड में, सॉरी बैम्फर्ड, या बैम्फर्ड की बुक में से ही मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। तो अगर ब्राजील के नंबर 0.5 हैं तो ये जिनी कोफिशिएंट के अंदर राइट स्मैक इन द मिडल ऑलमोस्ट आ जाता है। मॉरिशस के अंदर इज शोइंग अ बेटर इक्वालिटी। मॉरिशस किधर है? तो थोड़ा सा सोच लो, मैप ऐप पे देख लो। तो इट्स एन आइलैंड इकोनॉमी, या? फिर इंडिया के अंदर 0.35, इजिप्ट में 0.31, पाकिस्तान में 0.3। बेटर देन दीज, राइट? लिटरेसी रेशियो नीचे उन्होंने बताया, लिटरेसी रेशियो है क्या?
फीमेल ओवर द मेल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि द नंबर ऑफ फीमेल फॉर एवरी मेल। तो अगर आपका नंबर जैसे ब्राजील के केस में 1.01 है, फॉर एवरी वन मेल देर इज ऑलमोस्ट लाइक वन फीमेल। लेट्स अस्यूम 0.01 को हम कम कर लेते हैं, वैसे तो ज्यादा ये हो गया कि more women for every one male 1.01 female is educated, so that's a very high literacy rate देखने में ये जो आ रहा है। मॉरिशस इंडिया में भी बड़े competitive numbers हैं, इजिप्ट में भी बड़े competitive numbers हैं, पाकिस्तान के अंदर you can clearly see that the number is the lowest, right? So जीनी कोफिशिएंट का अगर मैं लिंक बनाऊं तो थोड़ा सा इस डेटा के अंदर मुझे कंसिस्टेंसी के अंदर शायद गड़बड़ दिखे, लेकिन अभी सब्र करो। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो आउट ऑफ दिस डेटा मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, लेट मी सी इफ दिस ट्रिक ऑफ माइंड वर्क्स। यूजुअली इट डज। बेस्ट टू वर्स्ट मैं नंबर्स कर लेता हूं, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इज बेस्ट इन जीनी कोएफिशिएंट इन माय डेटा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बेस्ट। ओके, फिर मैं लिटरेसी रेशो में ले लेता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इनवर्स रिलेशनशिप नजर आ रहा है मुझे जीनी कोएफिशिएंट और लिटरेसी रेशो के अंदर। फिर मैं परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी ऑफ पॉपुलेशन बिलो, तो बिगर द परसेंटेज द वर्स्ट इट इज। तो वर्स्ट के अंदर बेस्ट टू वर्स्ट लें कि वर्स्ट टू बेस्ट लें? तो हाईएस्ट शुड मीन द वर्स्ट, तो लोएस्ट वुड मीन अच्छा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इससे मुझे ये पता लगता है कि ब्राजील लिटरेसी और पॉपुलेशन के अंदर कंसिस्टेंसी दिख रही है, कंसिस्टेंसी दिख रही है, कंसिस्टेंसी दिख रही है, थोड़ा सा ऑफ कंसिस्टेंसी है, ठीक है? तो लिटरेसी रेशो और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर मुझे एक रिलेशनशिप दिख रहा है। अ हाई लिटरेसी is showing that less percentage is below poverty. That's a good relationship, by the way, that I can see. लेकिन इन दोनों चीज का उल्टा ही, बिल्कुल उल्टा जिनी कोफिशिएंट पे बिल्कुल ही खराब इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बैड सिचुएशन नजर आ रही है, राइट? सो नो रिलेशनशिप एज सच। ऑलराइट, so I've tried to like explain you this whole idea कि जिनी कोफिशिएंट का तो बाकी दो इंडेक्स के साथ कंप्लीटली एक अजीब ही रिलेशन दिख रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट डिड हियर। It is important to note that income inequality is a complex issue that can be influenced by a wide range of factors. तो अब ये कवर अप कर रहे हैं कि टेबल के अंदर जो इनकंसिस्टेंसी दिख रही है, probably इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, गवर्नमेंट का इकोनॉमिक ट्रेंड्स हो गए। द गवर्नमेंट कैन यूज फिस्कल एंड सप्लाई साइड, दो पॉलिसीज प्रपोज की हैं उन्होंने। You have the fiscal and the supply side policies to influence and change income distribution. These could lead to higher GDP and increased economic growth rate. बहुत clearly तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आनी चाहिए इस पॉइंट पे। While the Gini coefficient is the most widely used measure of income inequality, it is important to note that it has some limitations. It does not take into account other factors. What other factors are we talking about? Other factors, it might contribute to that contributes to inequality such as wealth inequality, but may not take into account the full extent of inequality in societies with large informal economies. All right, so I think we'll have a much more discussion जब question के अंदर इसके relative कुछ आएगा. So I spent quite a lot of time to dissect this case study. When I read this is what goes in my mind. Okay, this is what an economic discipline
student should be doing. This is what, if you were all year round अगर मेरे लेक्चर सुन रहे होते और मेरी बातें सुन रहे होते ना, तो you would have been in tune to exactly what I've just thought process. ये पूरे साल हमारा ये डिस्कशन हुआ है, पर अगेन बाज नहीं होते हो तुम लोग। तो अब लेट्स डू इट द हार्ड वे। सबसे पहले वो कहते हैं डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय जिनी कोएफिशिएंट, ओके, एंड इट्स पॉसिबल रेंज ऑफ वैल्यू। 3 मार्क के लिए बात कर रहे हैं। 3 मार्क के लिए मैं तो प्रिटी मच एएस के अंदर जो डेफिनेशन थी वही उठा के तुमको दे देता हूं। पहली बात, जिनी कोफिशिएंट जो है वो मेजर करता है। वो क्या मेजर करता है? वो मेजर करता है इनकम या वेल्थ इनइक्वालिटी। या तुम ये भी कह सकते हो कि इट मेजर्स द इनइक्वालिटी, या इट मेजर्स द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। आई थिंक दे विल एक्सेप्ट दैट ऑल्सो, दैट अगर बच्चे ने इनकम का वर्ड यूज किया है। देखो, अगर जैसे एएस के अंदर ये सिनेरियो था, दैट इफ द स्टूडेंट राइट दैट इट मेजर्स इनइक्वालिटी, हमने मार्क नहीं दिया। कौन सी इनइक्वालिटी? इनकम और वेल्थ, बिकॉज इनइक्वालिटी तो जेंडर में भी हो सकती है, राइट? सो दैट इज वन थिंग। फिर उसके बाद 1 मार्क मिलना चाहिए तुमको। 0 का मतलब है परफेक्ट इनइक्वालिटी। नो, perfect equality it means, my bad. Perfect equality, they're actually based on the marking scheme, they're giving you 1 mark for it, and 1 का मतलब है perfect inequality। एएस के अंदर हमने 1 मार्क दिया था इस बात को, ठीक है, दोनों बातों को लिखने का 1 मार्क दिया था। फिर तीसरा मार्क था दैट इफ यू आर गोइंग क्लोजर टू 0, इसका मतलब है इनइक्वालिटी राइज हो रही है। लेकिन अगर यूर मूविंग टूवर्ड्स क्लोजर टू 1, यार व्हाट एम आई डूइंग, इक्वालिटी राइज हो रही है, इनइक्वालिटी राइज हो रही है। डू यू अंडरस्टैंड? यहां पे इनइक्वालिटी 1 के करीब जाओगे तो मेरी नजर के अंदर प्लीज राइट ऑल 3 ऑफ देम। तुम्हारा वो मार्क मिलने के अंदर 3 मार्क यहाँ पे मिल जाएंगे। वैसे तो मार्किंग स्कीम के हिसाब से देव गिवन यू 2 मार्क ओवर हियर। मेरी नजर के अंदर दिस इज हाउ द मार्क शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, 1 1 एंड 1। ठीक हो गया, लेट्स मूव ऑन। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी। ओके, तो 3 कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट हैं, 3 मार्क का ब्रेकडाउन है। तो हम ये कर लेते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी का सीन क्या है, व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, तो हमने जब हम ए एस पढ़ रहे थे, सॉरी ओ लेवल्स पढ़ते थे, तो ओ लेवल के अंदर हम कहते थे भाई एब्सोल्यूट पॉवर्टी सिंपली मींस कि आप जो हैं बेसिक जो चीजें हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिक चीजें लाइक व्हाट? बेसिक चीजें लाइक रोटी, कपड़ा, मकान, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, बेसिक एजुकेशन एंड ऑल। ठीक है, तो if you can't afford it, the basic necessities of life, why? Because you don't have the enough money for that, आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर हैं। सही है, कैन नॉट अफोर्ड। so if I say something like can't afford basic necessities, I get a mark। मैं तो थोड़ा सा इसका एक्सपेंसिव बताया है, तो मेक श्योर थोड़ा सा इसको स्ट्रेस कर लेना, 2 4 चीजें बता देना कि कौन सी चीजों की जरूरत होती हैं। एंड इफ यूर लाइक बिलो पॉवर्टी लाइन, ऊपर लिखा हुआ भी है कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर परसेंटेज। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से द फिगर इज, इफ अ पर्सन मेक somewhere around 2.15
डॉलर पर डे, तो आप इसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी कंसिडर करते हो। ये नंबर्स जो है ना थोड़े से फ्लूइड से हैं। पुरानी बुक देखोगे तो इसमें लिखा होगा 1.25, 1.5 समथिंग दैट रेंज के अंदर। सो डिफरेंट सोर्सेज के डिफरेंट नंबर्स हैं, पर द पॉइंट इज दैट लेस देन $2 भी लिखोगे ना तो एक्सेप्टेबल हो जाएगा इन माय ओपिनियन। तो ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी के 2 मार्क्स तुमको इस बारे में मिलेंगे। फिर आपने रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में बताना है कि व्हाट डज दैट मीन रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी मींस you might be above the absolute number. You might be making in same country में रह रहे हो, जिसमें कुछ लोग हैं या काफी लोग हैं जो 2.15 पर डे से कम कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो $5 $10 भी कमा रहे हैं। ठीक है। अब रिलेटिव का मतलब ये होता है कि आप जो इनकम लेवल है उसको कंपेयर कर रहे होते हैं किसी अदर ग्रुप से उसी सराउंडिंग के अंदर। Right? So you can actually use exactly the same word. That relative poverty is that individuals might be earning lesser income in comparison to the people around them. तो वो थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को गरीब फील करेंगे। लाइक अगर आप डिफेंस का एरिया उठाएं तो डिफेंस के एरिया के अंदर everybody is making above, I'm sure that everybody is making above $2.5 per day, right? उस एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं तो माइट बी, लेकिन कुछ होंगे जो रिलेटिवली कम कमा रहे होंगे अपने नेबर से, सो दे माइट बी रिलेटिवली पुअर कंपैरेटिवली। ठीक है जी। तो इस तरह से हम रिलेटिविटी को ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि एक पाकिस्तान का गरीब आदमी और एक यूएस का गरीब आदमी के अंदर फर्क क्या है। रिलेटिव पॉवर्टी आप कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादा है। ओके जी, तो दैट वुड बी योर 3 मार्क्स बेसिकली। फिर कहते हैं कंसिडर वेदर टेबल 1.1 सपोर्ट्स द कंक्लूजन दैट ग्रेटर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इज लिंक्ड टू पुअर लिटरेसी रेशियो एंड लीड टू ग्रेटर पॉवर्टी। एक सेकंड, 3 चीजें हैं। इनकम इनइक्वालिटी, इसको हम उठाते हैं इनक्वालिटी को जिनी कोफिशिएंट्स है, और हम कहते हैं कि क्या यहाँ पे हम वो देखते हैं कि जिनी कोफिशिएंट इज लिंक्ड टू दिस एंड दिस। ठीक है, ये तो अच्छा खासा हमने पहले ही इसके ऊपर बात कर ली है, राइट। तो out of our data, obviously you have to use and support with the data. In this data, what we can say is कि इनइक्वालिटी का जो ज्यादा का होने का एटलीस्ट एक डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नजर नहीं आ रहा। वैसे तो हायर लिटरेसी, राइट, हायर लिटरेसी शुड हैव शोन बेस्ड ऑन व्हाट देव सेड ऊपर, जिसको उन्होंने अपना बेसिस बनाया। ऊपर वाले पैराग्राफ को मैं अगर देखूं तो उन्होंने बेसिस बनाया कि इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है इसलिए है क्योंकि मेल और फीमेल इज नॉट गेटिंग द राइट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है लेकिन इनइक्वालिटी इज एट द हाईएस्ट। यहाँ पे सेकंड है लेकिन इट्स द सेकंड हाईएस्ट इनइक्वालिटी। So I don't see a relationship of literacy ratio with this. Again, with the same poverty line के अंदर लीस्ट अमाउंट ऑफ कंट्री जो ब्राजील है, वो लीस्ट नंबर ऑफ पीपल आर बिलो द पॉवर्टी कंपेयर टू माय रेस्ट ऑफ द डेटा, but they have the highest inequality. So I'm really not seeing a good relationship over here as well, right? So मैं इन्हीं इस तरह से लिटरेसी को इससे कंपेयर करता हूँ, इसको इससे कंपेयर करता हूँ। मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है कि इसके अंदर मैं कोई खास लिंक देख नहीं रहा। इनफैक्ट मुझे तो ऑपोजिट लिंक नजर आ रहा है इसके अंदर। बट आई वुड से कि यू नो व्हाट, आई वुड नीड मोर इंफॉर्मेशन टू सी के चलो ये तो एब्सोल्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, मे बी रिलेटिव के कुछ नंबर्स मुझे दे देते तो मैं शायद उससे, या और मुझे कोई डेटा दे दिया जाता लाइक जीडीपी पर कैपिटा का थोड़ा बहुत, तो उससे शायद मैं थोड़ा बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर सकता था, राइट।
तो इट्स हार्ड टू क्वांटिफाई ओवर हियर। इसका मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ एक तरीके से। एक लेट मी शो यू द मार्किंग स्कीम। इट सेज नो अपेरेंट लिंक टू द पुअर लिटरेसी रेशियो। बेटर लिटरेसी रेशियो आर इन कंट्रीज विद ग्रेटर इनइक्वालिटी। मैं यहाँ पे डेटा ब्राजील और इनको यूज करके एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट करता। कैन नॉट डिटर्मिन अ कॉज एंड इफेक्ट, किस वजह से हुआ है ये और कौन सा रीजन है, क्योंकि रिमेंबर केस के अंदर उन्होंने कहा कि इट्स नॉट सो सिंपल, यू माइट नीड अ लिटिल मोर थिंग्स। ये हमारे पास नहीं है, तो मैं इतना अच्छा इस पे अपना कंक्लूसिव वो नहीं दे सकता। हायर जीनी कोएफिशिएंट आर आल्सो इन कंट्रीज विद अ लोअर परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी। तो दोनों डेटा को यू मेक श्योर कि तुम एब्सोल्यूट परसेंटेज वाले को जिनी कोफिशिएंट से लिंक करो, और फिर उसको भी करो द अदर वन लिटरेसी को भी। इफ यू डोंट डू दैट, मार्क कटेगा। नो लिंक टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी लिखोगे, मार्क मिलेगा। कैन नॉट टेल अबाउट रिलेटिव पॉवर्टी, मार्क मिलेगा। तो छः, एक दो तीन चार पाँच छः। आई थिंक इट विल बी वेरी हार्ड to hit 6 points, but at least now you get an idea कि जब ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा और टेबल का सपोर्ट मांगेंगे, तो यू रियली हैव टू डाइसेक्ट। इसमें तुम तीन चार भी उठा लो तो बहुत अच्छा होगा। आ, फिर डी के अंदर आ जाते हैं। डी के अंदर वो कहते हैं आपसे, use one example of a supply side policy and one example of a fiscal policy to assess how a government might be able to achieve greater equality in distribution of income। 8 मार्क हैं और दो पॉलिसीज दी हुई हैं। 4-4 मार्क के लिए एग्जाम्पल के साथ कनेक्शन बनाना है, इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो। जब हम सप्लाई साइड पॉलिसी की बात करते हैं तो रिमेंबर सप्लाई साइड पॉलिसी के अंदर वी ऑलवेज टॉक अबाउट, आई एम्फसाइज सो मच ऑन दिस, investment in education and training, right? So that's one example of that. When you do that, people become more educated, skillful, and experienced because of the training that they're going to acquire. That will increase their productivity and increase the supply. That will allow the workforce to earn higher income, and that may increase the equality of distribution of income, right? Income कैसे बढ़ेगी उससे मैंने पूरा कनेक्ट किया है। फिस्कल पॉलिसी के साथ भी मैं यही करूंगा। फिस्कल पॉलिसी के अंदर मैं प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्सेस को यूज करूंगा। इफ द गवर्नमेंट यूजेस प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन अगर वो कम करेंगे तो लोगों के पास हायर इनकम्स बचेंगी, वो ज्यादा पैसे स्पेंड कर सकेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, उनके पास ज्यादा इनकम्स बचेंगी। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की ब्यूटी क्या है कि गरीब के ऊपर वो कम बर्डन देगी, अमीर के ऊपर ज्यादा, तो इक्वालिटी लेकर आएगी। प्रोग्रेसिव का बात करना जरूरी है इसके अंदर। या आप राइजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड ऑल ऑफ दैट की बात कर सकते हो, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करने की बात कर सकते हो। So again, that would work. So that's how, in my opinion, you would answer. एक आप एग्जाम्पल देंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर फाइनल प्रूफ करेंगे कैसे इनकम्स बढ़ेंगी और इक्वालिटी में इंप्रूवमेंट आएगी, राइट? सो दैट्स हाउ यू गो अबाउट इट। जबरदस्त आंसर हो जाएगा आपका। So I think overall, do tell me in chat, how did you feel about this case study? Was it a good, easy case study? Would you be able to do good in it or not? ठीक। Question two. So if I look at in the essays, question two करें कि question three करें? This is what I'm going to read. When I'm going to read, मैं किन चीजों का ख्याल करूंगा? Okay. So the long-term equilibrium position in a perfect competition is frequently used to illustrate efficient allocation of resources
in a free market economy. Okay. And explain why this is so and consider what prevents efficiency from being achieved. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है जो ऊपर उन्होंने बात की है? एक तो नंबर वन, लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? राइट, सो मेरे दिमाग में फौरन से चीजें क्या जा रही हैं? परफेक्ट कंपटीशन, ऑलराइट, आई नो द फीचर्स, आई नो द डायग्राम। लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग के अंदर जो नॉर्मल प्रॉफिट वाला सिनेरियो होता है, यू रिमेम्बर दिस? दिस इज वेयर एफिशिएंसी के अंदर ये एलोकेशन की बात कर रहे हैं, तो देर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट पी इज इक्वल्स टू एम सी। लॉन्ग रन के अंदर पी इज इक्वल्स टू एम सी एलोकेटिव एफिशिएंसी होती है। तो जो हम मार्केट इकोनॉमी के अंदर या फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर अगर बात करें, तो यस, दैट इज ट्रू दैट दिस इज व्हाट वी फ्रीक्वेंटली डू, राइट? सो व्हाई दिस इज सो, तो आपने बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशन देनी है, a little bit about the barriers of entry and exit and how long term के अंदर क्यों efficiency आएगी, um, and what might prevent efficiency of being achieved. So that would be my evaluative statement कि efficiency कौन सी सारी चीजें हैं जो efficiency को achieve करने में नहीं देंगी। Obviously reality के अंदर perfect competition जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। रियलिटी के अंदर इक्विलिब्रियम जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। बाय द वे, लेट मी जस्ट एक चीज तुम इकोनॉमिक्स में पढ़ते आए हो, पता नहीं ये मैंने तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट तबाह किया है कि नहीं किया है, बट लेट मी जस्ट डू इट राइट नाउ। इन इकोनॉमिक्स, इन योर कन्वेंशनल इकोनॉमिक थ्योरी, इन योर नियो क्लासिकल इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट जो हम पढ़ते आते हैं, उसके अंदर हम इक्विलिब्रियम को बहुत एम्फोसिस देते हैं और हम कहते हैं कि मार्केट्स इक्विलिब्रियम पे जाएंगी, शॉर्ट रन में नहीं जाएंगी, लॉन्ग रन में तो पहुंच जाएंगी। बट व्हेन वी आर सेइंग दिस, इसका मतलब ये है कि 99% ऑफ द टाइम मार्केट्स आर इन इम्परफेक्शन। यू अंडरस्टैंड? रेयर केस के अंदर वो इक्विलिब्रियम अगर हिट भी कर जाती हैं, तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग इट दैट यू फौरन से इंस्टेंटली मूव इनटू डिसइक्विलिब्रियम। तो ये एक फार-फेच आइडिया है ऑफ इक्विलिब्रियम। इट्स अ ड्रीम दैट we're in economics we're trying to achieve, but that's not how reality works. ठीक हो गया, ये बात तुम्हारी इवैल्यूएटिव है, एंड देन there's going to be more that we're going to talk about. दूसरे क्वेश्चन के अंदर मैं क्या सोचता हूँ, विद द हेल्प ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व डायग्राम, राइट? जबरदस्त इंडिफरेंस कर्व। 101 इकोनॉमिक्स जब से एक साल पहले शुरू की थी, यही बात कर रहे थे। assess the extent to which a rise in the price, ये डाल दिया ना इन्होंने थोड़ा सा। हम तो हमेशा फॉल के साथ वर्क कर रहे थे और अपने डायग्राम्स बना रहे थे। तो अगर दिल में तुम्हारे ख्याल आता है कि अगर मैं, इवन दो देयर सेइंग कि राइज इन द प्राइस, मैं फॉल के साथ बना दूं, लेट्स विंग इट, तो टू बैड, सॉरी, इट वोंट वर्क। कुछ चीजें माइट वर्क, बट इट्स नॉट गोना टेक यू अबव लेवल 1। ठीक है जी, तो 5 मार्क पे आपका कैप लग जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लेवल 2 के अंदर आप चले जाएंगे लोअर साइड के ऊपर, 6-7 मार्क, इससे ऊपर कभी भी नहीं मिलेगा लोअर प्राइस के साथ। तो assess the extent to which a rise in price would affect the demand for normal goods and how is it differently for a given good. इसमें तो हम जबरदस्त हैं, डायग्राम्स भी बड़े अच्छे आते हैं। आई थिंक किड्स विल लव बोथ द क्वेश्चंस। ठीक, so that would be my thought process for this one. I think almost I would see like almost 60-40 in the answers or almost like 50-50. मेरा ख्याल में तो 50-50 के chances ज्यादा है। Kids will be going for both. तो पहला question हमारा, right? The long-term equilibrium position in perfect competition is frequently used to illustrate efficient resource allocation in a free market economy. Why this is so? So they're suggesting explanation of allocative and productive efficiency. लेकिन जी जब भी वो एफिशिएंसी का टर्म यूज करे ना, आदत डाल दो। ठीक है, चाहो तो डायनामिक एफिशिएंसी को भी ठूसना है यहाँ पे, तो उसको भी डाल देना। लेकिन यूजली क्या होता है, वो डायनामिक एफिशिएंसी जो होती है
वो नॉर्मली तुम्हारी इवैल्यूएशन में होती है बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस नीड, बट एलोकेटिव और प्रोडक्टिव, बिकॉज ये आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी है बेसिकली। कलेक्टिवली these two concepts is your economic, if they talk about economic efficiency तो फिर तो डेफिनेटली आपने करना है इस क्वेश्चन के अंदर। एलोकेटिव तो जरूरी था, प्रोडक्टिव इट वाजंट मेंशन्ड, बट अभी अब आ जाएगा उसका रेफरेंस भी। फिर डायग्राम एंड और एक्सप्लेनेशन इन द लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम इन अ परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट। डायग्राम कैसे बनाएंगे जी? डायग्राम इसका हम बनाएंगे perfect competition wala. If you're thinking, okay, will we make the short run and the long run and how the correction is gonna happen, you don't need to do it because question की जो requirement है वो एक perfectly competitive industry firm के लिए हम बनाएंगे D is equals to AR is equals to MR equals to price. Then we're gonna place in the marginal cost and then profit maximizing quantity. And then average cost is going to come down like this, hit minimum at marginal cost and be on its way up. Average cost, a few things we can see long run के अंदर allocative efficiency भी है and productive efficiency भी है। वो obviously तुम अपने यहाँ definitions के अंदर इनको और इनकी equations को mention करोगे ही। So ये हो जाता है आपका situation. Then they're saying efficiency may not be achieved. Why? Because of the market failure that can exist, explained by reference to possible excessive profits, the need for very large investments, the existence of externalities, merit goods, and the need for public goods. Government interventions can help overcome this by regulation, taxation, subsidies, or ownership aimed at achieving प्रोडक्टिव एंड एलोकेटिव। तो मेन तुम्हारे जो इस क्वेश्चन के अंदर पूरी बात हुई भी है, एफिशिएंसीज क्या होती है एंड एफिशिएंसीज may not be achieved. Okay, so यहाँ पे एनालिसिस के अंदर they're talking about efficiencies may not be achieved. Why are they doing that? Normally we would leave that for the evaluative statement. The concept of allocative and productive efficiency are mainly theoretical and rest upon fine calculation of marginal cost and all. The government intervention in the production of goods does not necessarily achieve allocative productive. तो समझ आ गया, counter argument इधर कर रहे हैं लोग इसके अंदर। All right, let me go over the sample essay answer for this one. So just bear with me. So हम कहते हैं in economics, perfect competition is a market structure where there are many buyers and many sellers. There are no barriers to entry and exit. There's perfect information and firm produces identical products. By the way, इस paragraph को आप थोड़ा सा और lengthy कर सकते हो. This is sort of like, although it is a theoretical model, economists often use it to demonstrate how resources can be allocated effectively in free market. Long run के अंदर you achieve both kinds of efficiency. Productive efficiency means that the firms are producing at the lowest possible cost, यानी average cost minimize हो रहा होगा। इसका क्या मतलब है कि आपका बेस्ट रिसोर्स का यूज हो रहा है, बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट लेबर और कैपिटल का यूजेज। एलोकेट, ये बाय द वे अच्छी डेफिनेशन है, अगर तुम इसको ये पक्का कर लो, याद कर लो कि ये प्रोडक्टिव है और फिर ये एलोकेटिव है जिसमें आप सोच रहे हैं कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो पी इक्वल्स टू एम सी की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होंगे, जितना कंज्यूमर खरीदना चाह रहा है उतना प्रोड्यूसर बना के बेचना चाह रहा है, जितने का प्रोड्यूसर बेचना चाह रहा है जितने पैसे में, उतने पैसे में कंज्यूमर खरीदने में भी इंटरेस्टेड है। सो देयर इज अ परफेक्ट लाइक एक्सेप्टेबिलिटी ऑन बोथ साइड। अब लॉन्ग रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन नॉर्मल प्रॉफिट बनाता है, इसका मैंने डायग्राम बनाया, यू गोना यूज दैट डायग्राम एंड टू शो के दिस इज द मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट required to keep the firm. By the way, if you know, अगर आप
इकोनॉमिक लॉस कर रहे हैं या एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो दैट मीन्स आप शॉर्ट रन के अंदर है। यहाँ लॉन्ग रन का डिस्कशन है, तो मैं ये बात जरूर करूंगा कि शॉर्ट रन में अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो इट विल अट्रैक्ट न्यू फर्म्स, उसकी वजह से सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड गिरेगा फॉर अ सिंगल फर्म, और नॉर्मल प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। सेम केस लॉस हो रहा होगा तो फर्म्स विल एग्जिट। आई थिंक इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू शुड टॉक अबाउट। डेफिनेटली देयर विल बी मार्क फॉर दैट। तो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द मार्केट फॉर व्हीट। अच्छा है, जबरदस्त है, एग्जाम्पल यूज किया करो। व्हीट के केस के अंदर हायर प्रॉफिट्स फर्म्स विल स्टार्ट ग्रोइंग व्हीट। तो एज व्हीट बिकम्स मोर वाइडली अवेलेबल, प्राइसेस गिरेंगी, और फिर जो फार्मर्स हैं, ओनली द मोस्ट एफिशिएंट फार्मर्स विल सर्वाइव। तो ये, सो इन माय एस्टे आई एम सॉर्ट ऑफ लाइक गोइंग कि हाउ इज दिस सो, राइट। तो मेरा एनालिसिस और उसके अंदर मैं ये पूरा एक्सटेंसिवली कर रहा हूँ और इस बात को प्रूफ कर रहा हूँ। फिर इवैल्यूएशन के अंदर देन आई एम टॉकिंग अबाउट द काउंटर आइडियाज ऑफ इट। ठीक है, क्योंकि वो ए एस के अंदर होता था कि तुमने एनालिसिस में ही बहुत दोनों साइड देनी है। ए टू के अंदर you just have to do a counter over here. Although the model of perfect competition is useful to for efficiency purposes, but there are a lot of problems in it because वो reality से away है। Reality के अंदर very few markets are perfectly competitive. Okay? और जो इतनी बड़ी आप उसके पीछे assumption ले रहे हैं कि perfect information है, that's not true, right? There is not perfect information both consumers and producers के लिए। Producers cannot produce at the lowest cost also because they don't know the best methods of producing, right? Or maybe they don't have enough money to adopt to those. क्या पाकिस्तान में उनको पता है कि एग्रीकल्चर एफिशिएंटली कैसे बन सकती है? वेल, मेनी नोज, मेनी आर स्टिल अनअवेयर कि हम और कितना बेहतर तरीके से कम वेस्टेज करके बेहतर एग्रीकल्चर यील्ड निकाल सकते हैं। बट हमारे पास ना कैपिटल है ना नॉलेज है टू असेस दैट एंड टू यूज दैट। रियलिटी के अंदर आई प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं, दे आर माइनर डिफरेंशिएशंस। मार्केट फेलियर इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जो एग्जिस्ट करती है। स्टफ लाइक एक्सटर्नैलिटीज, कुछ गुड्स की जो है ज्यादा डिमांड होती है, कुछ की कम होती है, जो आपको सोशल ऑप्टिमम लेवल से हटा देती है। अगर तुमको याद हो एक्सटर्नैलिटीज जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन मेरिट और डीमेरिट या जहां एक्सटर्नैलिटीज को आप फैक्टर इन करते हैं, तो वो फिर एलोकेटिवली इनएफिशिएंट पॉइंट हो जाता है जहां मार्केट प्रोड्यूस कर रही है, एंड हेंस द मार्केट फेलियर। आई एम assuming that you guys already know that, right? Because हमने previous essays में we've talked about that. एंड सो नीचे और फिर मजीद उसके ऊपर बात होती है कि गवर्नमेंट कब ऑफन स्टेप इन कर लेती है टू करेक्ट दीज फेलियर्स थ्रू टैक्सेशन एंड सब्सिडीज और डायरेक्ट प्रोविजनिंग के खुद वो गुड्स को प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके जो एलोकेटिव या सोशल एफिशिएंट लेवल्स हैं यू माइट अचीव दोज। मे बी द गवर्नमेंट डज नॉट स्पेंड इनफ और दे डोंट नो कि एग्जैक्टली उनको कितना सब्सिडी देने की जरूरत है या कितना टैक्स लगाने की जरूरत है। तो दे माइट नॉट बी एबल टू हैव द परफेक्ट formula basically. So in conclusion, all right, let's sum up the question. The long run equilibrium in perfect competition is a useful model, and it does explain the productive and allocative efficiency के कुछ certain points in a free market. It shows how consumer needs can be met at the lowest possible cost without any wastages. However, this model is based on an ideal condition that is rarely found in the real world. In practice, market failure, imperfect competition, and government के flaws doesn't allow you to achieve the efficiency. If you notice, हर पैराग्राफ के अंदर मैं बार बार चीजों को efficiency से कनेक्ट कर रहा हूं। एवरी सिंगल पैराग्राफ की आखिरी लाइन को अगर आप देखें या आखिरी सेंटेंस को देखें, तो वो ऑलमोस्ट जिस कॉन्सेप्ट को मैं कर रहा हूं वो बार बार एफिशिएंसी के ऊपर बात को लेके जा रहा है। हर पॉइंट ऑलमोस्ट हम एफिशिएंसी पे एंड कर रहे हैं, इवैल्यूएशन के भी, राइट, और उससे पहले जो हम
डिस्कस कर रहे हैं. Almost every single paragraph is ending with the discussion of efficiency. It's a must thing that you do that. You don't do that, you're in trouble, man. और मैं क्या बोलूं अभी तुमको. ठीक है, so practice this stuff. Let's move on to another essay of ours. ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट तुमको बता ही दिया है, 50-50 का सीन है. With the help of the indifference curve डायग्राम, एक डायग्राम बोला है, वैसे तो यहाँ बहुत सारे डायग्राम नजर आ रहे हैं मुझे तो. Assess the extent to which a rise in the price would affect. अच्छा, assess the extent की बात हो रही है, to which a rise in the price would affect the demand for a normal good differently from the demand for a given good. मैं अपने वही स्टैंडर्ड 6 डायग्राम्स बनाऊंगा. याद है 6 स्टैंडर्ड डायग्राम्स. Obviously, you have to define indifference curve क्या होता है, rational consumer क्या होता है, budget line क्या होती है, equilibrium क्या होता है, जब substitution income effect क्या होते हैं. You have to do all of that. Okay? Marginal rate of substitution की भी बात करो. So much to do in this diagram. I'll just do the diagrams for you. क्योंकि वो कह रहे हैं इंडिफरेंस कर्व, राइजिंग प्राइस, डिमांड कर्व पे इम्पैक्ट, तो भाई मैं तो अपने डायग्राम्स के अंदर इस तरह से, मुझे तो पर्सनली कनेक्शन पसंद है. ठीक, क्या कनेक्शन, लेट मी टेल यू. बल्कि एक सेकंड, बिफोर आई इवन स्टार्ट डूइंग दिस. ओके, स्टैंडर्ड क्या है मुझे पता है, प्राइस राइज का करना है, तो लेट मी टेक good y up there. Let me take good x down here. Price of x, quantity of x. मुझे पता है, मैं बनाने लगा हूं प्राइस राइज के लिए, तो मुझे पता है कि मेरा ये बजट लाइन के अंदर पिवट शिफ्टिंग इनवर्ड आनी है. ठीक है, तो ये बात तो मुझे पता है बेसिकली. अब जब ये प्राइस अंदर की तरफ आती है और फिर हम रियल इनकम की तरफ इसको मूव करते हैं, तो फिर मेरी जो वो लाइन बनती है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि यू गाइस ऑलरेडी नो हाउ टू डू दीज डायग्राम्स, राइट. मैं अभी तुमको वो नहीं समझा सकता बैठ के कि ये डायग्राम्स तुम किस तरीके से, ये मैं क्या लाइनें बना रहा हूँ. मैं तुमको बस डायरेक्टली फिर आखिरी में समझा दूंगा एक दफा ये मैं सारी बना के. ओनली वन ग्राफ इज अलाउड. यार आई डोंट नो व्हाई, मेरा नहीं ख्याल. ओके जी, सो this would be sort of like my original point A, and this would be my जो point C में बनाता था, right. तो ये मेरा A और C हो जाता है. A के पॉइंट को मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ, क्वांटिटी एट पॉइंट A. प्राइस राइज कर रहा हूँ ना, तो यहाँ मैं बना लेता हूँ प्राइस ऑफ A के ऊपर मेरा पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट A. ओके जी, मैं बता भी तो देता हूँ अभी तुमको, 2 मिनट दो कि कर क्या रहा हूं मैं इधर. दिस इज माय ओरिजिनल प्राइस राइज पिवट शिफ्ट इनवर्ड. देन आई गेट माई सेल्फ अ न्यू इंडिफरेंस कर्व. अब वो इधर है कि इधर है कि इधर है, दैट इज फॉर अस टू डिटरमिन.
यहाँ मेरा जो पहला इंडिफरेंस कर्व है वो भी मैं बना लेता हूं। मेरा पहला इंडिफरेंस कर्व है ये। अगर तुमको नहीं पता ये मैं कैसे बना रहा हूँ, गो इनटू द ड्राइव एंड सी ऑल द लेक्चर्स आई हैव अपलोडेड ऑन यूट्यूब ऑल्सो, तो वहां जाके देख लो बेशक। सो हो ये रहा है कि हम पॉइंट ए पे थे। पॉइंट ए की जो गिवन प्राइसेस थी, सॉरी गुड एक्स की और गुड वाई की जो गिवन प्राइसेस थी, उसकी हिसाब से ये ब्लैक लाइन जो है मेरी, वो मेरा बेसिकली ओरिजिनल बजट लाइन है। और पॉइंट ए के ऊपर मेरा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है। तो इस प्राइस के ऊपर जो भी प्राइस यहां पर थी, पी ए की प्राइस इतनी क्वांटिटी है, तो मेरे पास मेरा पहला डिमांड कर्व का पॉइंट आ जाता है। ठीक है। उसके बाद असल में क्या होता है, दिस इज वेयर I'll have to resort to separating my diagrams। एक मैं इंफीरियर का भी बना लूंगा और एक मैं गिफिन का भी बना लूंगा। एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। पहला मैं बनाने जा रहा हूं नॉर्मल के केस में। जब प्राइस राइज होगी और हम इधर हैं, इधर पॉइंट ए पे, जब प्राइस राइज होगी तो देर इज गोइंग टू बी अ फॉल इन द बजट लाइन। और मेरा जो पॉइंट बी बनेगा वो मैं बनाऊंगा इधर सी के लेफ्ट हैंड साइड पे। यहां मेरा अगला इंडिफरेंस कर्व का टैंजेंट आ रहा होगा, बेसिकली इस तरह से कुछ टैंजेंट आ रहा होगा। लेट्स कॉल इट आई सी वन। ठीक है जी। प्राइस राइज हुई, बजट लाइन के अंदर पिवट शिफ्ट आया, टोटल इफेक्ट क्रिएट हो गया, जिसके अंदर हमने ये देखा कि अब जो क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्राइस, वो ये है। और उसकी वजह से हमारे पास एक डिमांड कर्व कंस्ट्रक्ट हो गया, लाइक दिस। ये तो नॉर्मल डायग्राम हो गया, नॉर्मल डिमांड कर्व। प्राइस राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, कॉन्ट्रैक्शन इन द डिमांड कर्व। जबरदस्त की बात हो गई। यहां से लेके ए से लेके सी तक जो है आपका नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। और फिर यहां से यहां तक जो है आपका नेगेटिव इनकम इफेक्ट है। एंड दैट इज व्हाट वाज सपोज टू हैपन। यहां से यहां तक आपका नेगेटिव टोटल इफेक्ट आना था, एंड दैट हैज कम। अब वन माइट से कि ये करना जरूरी है सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट। मेरी नजर में करना जरूरी है, क्योंकि जब आप नॉर्मल गुड को एक्सप्लेन करते हैं तो उसके अंदर यू डू टॉक इन टर्म्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कि देखिए जी, नॉर्मल गुड के अंदर जब प्राइस राइज होती है ना, तो व्हाट हैपेंस एज अ रिजल्ट इज दैट, एक्सक्यूज मी, तो एज अ रिजल्ट व्हाट बेसिकली हैपेंस इज व्हेन द प्राइस राइजेस, the substitution effect is negative because obviously when the price rises people will buy less of that relatively। वो obviously तुमने explain किया होगा substitution और income effect का मतलब पहले से ही। तो यहाँ आप कहेंगे कि जी आपका जो substitution effect है वो show कर रहा है that overall people will move away from it। फिर उसके बाद जो आपका इनकम इफेक्ट है वो शो करेगा कि इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव है, क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो आपका जो रियल इनकम है वो राइज करेगा, तो इनकम इफेक्ट नेगेटिव होगा बिकॉज पीपल विल मूव अवे फ्रॉम इट। तो टोटल इफेक्ट में जो है वो नेगेटिव आना चाहिए, राइट? सो दैट वुड बी द केस। अब ये आपको एक्सप्लेन करना ही होता है, दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स व्हिच यू हैव टू डू। अब आ जाते हैं जी, इंफीरियर गुड में क्या होना था। अब आप बोलेंगे इंफीरियर का क्यों बना रहे हो भाई, नहीं बनाओ, ठीक है ना, बनाना इंफीरियर का। लेकिन इंफीरियर के केस में क्या होता है कि जब प्राइस राइज करती हैं और बजट लाइन आपका इनवर्ड आता है, तो इंफीरियर का केस क्रिएट होता है ए और सी के बीच में बी बनता है, और आपका नया इंडिफरेंस कर्व इधर आता है।
IC1 पे, ये आपकी नई क्वांटिटी क्रिएट होती है। ठीक है जी। और हम वही बात कर रहे हैं कि जब प्राइस राइज हुई तो क्वांटिटी जो अब कंज्यूम हो रही है वो ये है, पॉइंट बी। अब अगर हम देखें तो जो कर्व बन रहा है काफी स्टीप कर्व बन रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग ही। यू सी दैट, है डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन इसके अंदर हुआ असल में क्या है कि आपका जब ए प्राइस राइज हुई तो जो टोटल इफेक्ट है वो थोड़ा सा गिरा। जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था वो असल में बहुत बड़ा था, लेकिन क्योंकि ये गुड इंफीरियर है तो इनकम इफेक्ट ने थोड़ा सा उसको काउंटर किया है। रियल इनकम गिरी, लोग इस प्रोडक्ट की तरफ आए। तो ये एक चीज है जो हम थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी कर सकते हैं, एक्सटेंट के अंदर डिस्कस कर सकते हैं कि जब प्राइस राइज होती है तो डिमांड में नॉर्मल गुड के केस में तो फॉल आता है, इंफीरियर के केस के अंदर भी फॉल आता है लेकिन रिलेटिवली कम फॉल आता है। ओके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन का जो दूसरा डायग्राम जो कि असेंशियल था आपका, विच इज गिफिन। गिफिन का बनाना इसलिए मुश्किल होता है यूजुअली क्योंकि गिफिन के केस के अंदर जो आपने बी की मार्किंग करनी है वो ए के राइट हैंड साइड पे करनी है। तो ये वाला जब आप प्राइस राइज से बजट लाइन को इन्वर्ट करते हैं और उसके बाद अपना रियल इनकम को एडजस्ट करते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो जो क्रॉसिंग वाला पार्ट आता है उसके करीब ए रखें ताकि यू हैव इनफ स्पेस ओवर हियर टू शो कि जो बी है वो यहां बनेगा। तो ये इस तरह से आपका बी आएगा इधर, IC1 कह लेते हैं। और जब प्राइस राइज हुई थी, आई एम कीपिंग माई सेल्फ कंसिस्टेंट हियर, आई एम शोइंग द सेम साइज ऑफ प्राइस राइज। जब प्राइस राइज हुई तो हमने फिर क्वांटिटी के अंदर ये देखा कि जो मेरा दूसरा पॉइंट बन रहा है वो पॉइंट आ रहा है इधर। और जब मैं अपना कर्व बनाता हूं तो मेरे कर्व में अपवर्ड ट्रिजेक्टरी नजर आ रही है, which is the strange thing, and that is what they basically wanted to see, कि आप गुड एक्स को उस तरह से असेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। राइट। तो ये तुम्हारे डायग्राम हैं। यू कैन डू द फर्स्ट टू, सॉरी, द फर्स्ट एंड द लास्ट वन, डू दैट। ओके, एंड you're good enough. मार्किंग स्कीम दिखा देता हूं फॉर अ मिनट। कॉन्सेप्ट: diagram shows indifference curve, budget line, price line, budget line representing a price rise, changes उसके consumption पे क्या impact आएगा, substitution income effect. Oh, by the way, did I do the substitution income effect? No, I did not. So let me do that. So A पे ओरिजिनल थे, प्राइस गिरती है, बी पे आ जाते हैं, टोटल इफेक्ट पॉजिटिव। नाउ दिस इज व्हाट इट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। Substitution effect works the same way every time. Income effect, very large income effect, positive direction के अंदर. It actually counters it, right? तो ये तुम्हारा फिर बात हो जाती है इसके अंदर। फिर फर्दर हम देखते हैं और क्या चीजें। कमेंट ऑन ओवरऑल चेंजेस बेस्ड ऑन चेंजेस इन इनकम, मतलब आपके डायग्राम की डाउनवर्ड स्लोपिंग और उसका डिस्कशन। And then the comment on extent would vary depending on the price elasticity of demand. ये जो inferior की और उसकी हमने बात की, normal और inferior की, that is something that is what they're sort of like suggesting. It would also depend on the slope of the indifference curve and the marginal rate of substitution. मेरे ख्याल में तो assumption में यहाँ जब तुम ये define करोगे ना terminology, तुम आप छोटा मोटा डाल देना, but don't spend too much time in the intro, right? Because then that's not gonna work in your favor. That's gonna
work against you. तो 2 मिनट लेते हैं, जरा इसको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं इसके अंदर। मैंने पूरा pretty much तुमको डायग्राम तो पूरी कहानी सुनाई दी है, अब इसमें क्या करना है। राइजिंग प्राइस के साथ इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन, बजट लाइन की डेफिनेशन, प्राइस राइज होने से बजट लाइन को क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये यू विल बी सरप्राइज्ड के बच्चे नहीं लिखते यार, जितना समझा दो नहीं लिखते हैं, पता नहीं क्या मसला है। उसको नॉर्मल इंफीरियर गिवन के साथ डिस्कशन, उसका डायग्राम को आप सपोर्ट के लिए यूज करेंगे, इधर डायग्राम होना जरूरी है। नीचे उसी की बात हो रही है कि डायग्राम्स किस तरह से बनेंगे, गिवन गुड क्या होता है उसकी एक्सप्लेनेशन, एंड देन योर सॉर्ट ऑफ लाइक इवैल्यूएशन के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नॉर्मल और इंफीरियर के अंदर आपने देखा है डाउनवर्ड स्लोपिंग में इलास्टिसिटीज मैटर, गिफिन के केस में तो कर्व ही ऊपर जा रहा है तो डज नॉट मैटर एट ऑल। अगर उसी तरह से अगर मैं अपने डायग्राम के अंदर इमेजिन, ये जो मैंने इंडिफरेंस कर्व बनाए हैं काफी अगर नोटिस करो तो काफी लेड बैक हैं, इसको अगर मैं स्टीप कर दूं तो मेरे यहाँ जो रिजल्ट्स होंगे ना, जो साइज ऑफ द इफेक्ट्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। राइट, तो वो ये भी कह रहे हैं कि भाई किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट इट विल हैव एन इम्पैक्ट, उसमें भी ये इम्पैक्ट आएगा। इवैल्यूएशन इतनी सी तो नहीं है यार, रीजनेबल जब लिखने जाओगे तो दिस इज रीजनेबल इवैल्यूएशन। मेरे ख्याल में तो तुम्हारे को टाइम मिलेगा नहीं इवैल्यूएशन लिखने का जब तुम इसके डायग्राम्स में जाओगे, तो बट मेक श्योर कि बहुत ज्यादा टाइम ना जाया करें, असेस करें, खासतौर के इन डिफरेंस कर्व के क्वेश्चन में असेस करें कि कितनी इंफॉर्मेशन के अंदर आपने घुसना है। ठीक है, इंट्रो के अंदर कितना टाइम लगाना है, बहुत ज्यादा इंट्रो में टाइम लगा दिया तो फिर बाकी क्वेश्चन के सारे मेन एसेंशियल्स रह जाएंगे। ठीक हो क्या? तो लेटर ऑन यू कैन सी व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, बट आई हैव टोल्ड यू कि मेन इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। ऑलराइट, सो नाउ मैक्रो के ऊपर आते हैं, लेट्स सी कि क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए व्हेन यू आर रीडिंग। तो कहते हैं many countries increased government spending is recorded as a cause of economic growth. Fiscal policy में we see that. It is sensible, therefore, for a government to spend more to increase economic growth as it is good for its country. To what extent do you agree with this? Right? Okay, तो चलो हम sort of like fiscal policy को use करते हुए इसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है। फिर मैक्रो के अंदर दूसरा क्वेश्चन है नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक्स। बाय द वे, नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक्स क्या होती हैं? ये जो आप जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं, जीडीपी, जीएनआई, एनएनआई, यू रिमेंबर दैट स्टफ, एएस में पढ़ा था, आर ऑफन यूज्ड एज अ मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कंसिडर टू व्हाट एक्सटेंट national income statistics can be used to compare a standard of living between high income countries and low income countries. ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत टिपिकल है, दोनों सवाल ऑलमोस्ट प्रीटी मच मैं कह सकता हूँ कि लास्ट 50 के हिसाब से, लास्ट 50 पेजेस के ऊपर है। ठीक, तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। मेरी नजर में तो दोनों क्वेश्चन ही आसान है। ये नीचे वाला जो है वो जीडीपी, जीएनआई और उसके साथ से है, थोड़ा सा जो आप इनकी यूजफुलनेस की बात करते हैं कि हाउ वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए वैलिड है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का वर्ड आ जाए तो प्लीज रिमेंबर, हमने पहले भी ये बात की थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आप डिस्कस करते हो मटेरियल नॉन मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जहां तक नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक्स का सवाल है, जीडीपी का, जीएनआई का सवाल है, इनकम पर हेड का सवाल है, उसमें तो आप ये अस्यूम कर सकते हो कि लिविंग स्टैंडर्ड, द हायर द जीडीपी द ग्रेटर द गुड्स एंड द इनकम दैट पीपल कैन अफोर्ड। तो लिविंग स्टैंडर्ड मटेरियल, लिविंग स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, बट देन अगेन यू हैव टू फैक्टर इन कि इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो मिसिंग है इन टर्म्स ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट और पोल्यूशन और लेजर टाइम और इस एवरेज के सबकी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी होती है, तो सिर्फ एवरेज पर कैपिटा होती है एंड ऑल ऑफ दैट। तो एचपीआई, जीएनआई और ये को भी देखना है, लेकिन while डूइंग दैट यू हैव टू ऑब्वियसली टॉक अबाउट लो इनकम कंट्रीज वर्सेस हाई इनकम कंट्रीज एंड हाउ कंपैरिजन के लिए दिस माइट बी अ लेजिट थिंग।
बहुत ही सिंपल सा है। आई एम गोना गो वेरी फास्ट ओवर दिस बिकॉज मेरे ख्याल में इसके ऊपर इतना ज्यादा क्वेश्चन के ऊपर टाइम लगाने की जरूरत है नहीं है सच। ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन मेनी कंट्रीज increased government spending is regarded as a cause of economic growth. Some terminologies, I think, एक तो नंबर वन इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब है और उसको आप कैसे मेजर करते हो। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट निकालते हैं जीडीपी का, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड इनटू 100 करके परसेंटेज निकालते हो बेसिकली कि जीडीपी में कितना इंक्रीज आया। और जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करते हैं तो हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं जिसमें पब्लिक मेरिट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैपिटल गुड्स होता है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, स्कूलिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है। तो पहले हमने बात करनी है कि जी जब गवर्नमेंट इन चीजों पे स्पेंड करती है तो इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो के हिसाब से इंजेक्शन आता है। जब वो इंजेक्शन क्रिएट होता है तो आपका नेशनल इनकम के अंदर ऑब्वियसली इंक्रीज आता है और वो भी मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ। यहाँ दे वांट अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एक्चुअल एंड पोटेंशियल। प्लीज आदत डालो कि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ का टर्म यूज हो तो आप एक्चुअल और पोटेंशियल की बात करें। एक्चुअल बेसिकली शॉर्ट रन साइकिल्स को दिखाता है और पोटेंशियल आपकी लॉन्ग रन साइकिल्स को दिखाता है, राइट। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ रेफरेंस देते हुए किस तरह गवर्नमेंट स्पेंडिंग की इंजेक्शन जो है वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। लेकिन अगर इकोनॉमी के अंदर स्पेयर कैपेसिटी है तो हो सकता है कि गाव एक्स्ट्रा स्पेंडिंग जो है वो ज्यादा आउटपुट को इंक्रीज करने में माइट नॉट रिजल्ट माइट नॉट रिजल्ट इन फर्दर आउटपुट बट एन इंक्रीज। अगर आप कैपेसिटी पे हैं, एक्चुअली अगर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है और आप ऑलमोस्ट LRAS के ऊपर पोटेंशियल के ऊपर हैं तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से जो AD का शिफ्ट आएगा वो इन्फ्लेशनरी ज्यादा होगा और आउटपुट के अंदर इफेक्ट कम आएगा। एंड देन देयर इज लाइक मोर स्टफ अबाउट, मैं डायरेक्ट ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तुमको ये करा देता हूँ। एक सैंपल देख लो इसके अंदर की क्या चीजें होनी चाहिए। पहले हम अपने ऐसे के अंदर एक इकोनॉमिक ग्रोथ के टर्म को समझा रहे हैं, कैसे उसका आउटपुट से ताल्लुक है, जीडीपी, पोटेंशियल और एक्चुअल की बात कर ली। फिर उसके बाद जब आप इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग करते हैं एजुकेशन हेल्थ केयर के ऊपर तो केन्जियन के हिसाब से ये AD को भी बढ़ाएगा शॉर्ट रन के अंदर और लॉन्ग रन के अंदर AS को भी बढ़ाएगा। AD जब बढ़ेगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग से तो नेशनल इनकम पे कितना बड़ा इफेक्ट आएगा वो मल्टीप्लायर पे डिसाइड होगा। मल्टीप्लायर का एक सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट समझाया है इधर मैंने। फिर अगर हेल्थ केयर, एजुकेशन और ह्यूमन कैपिटल बिल्डअप करने पे है तो इसमें पोटेंशियल में इंक्रीज आएगा। However, the effectiveness of increased government spending depends on several factors कि आपकी इकोनॉमी पोटेंशियल के कितना दूर है, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट की वजह से रियल में कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा, डिपेंड करता है डिमांड पुल की क्या सिचुएशन है, इकोनॉमी की ओपननेस के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ओपन इकोनॉमी होगी गवर्नमेंट स्पेंडिंग का उस पर किस तरह से इंपोर्ट के ऊपर कैसे ताल्लुक आ सकता है। सो अ लॉट ऑफ डिस्कशन ओवर हियर। फिर while government spending can stimulate economic growth, there are downsides and limitations। सबसे पहले तो गवर्नमेंट के ऊपर खर्चों का बहुत बड़ा बर्डन आ जाएगा। उसके लिए बजट डेफिसिट होगा, पैसे फाइनेंस करने पड़ेंगे, मुल्क को हायर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, मुल्क मकरूज हो जाएगा, डेट ट्रैप में भी जा सकता है विच मीन्स टू मच interest payments is going out of the money that you're collecting out of taxation। गवर्नमेंट स्पेंडिंग की जब हमने बात की थी, क्योंकि ये ऊपर मैंने ऐसे में नहीं मेंशन किया लेकिन इसको आप जरूर फिस्कल पॉलिसी के साथ लिंक करें, एक्सपेंशनरी फिस्कल के साथ। तो जब मैंने ये वर्ड यूज किया तो तुम्हारे दिमाग में फौरन से एक्सपेंशन फिस्कल पॉलिसी की लिमिटेशंस आ जानी चाहिए कि किस तरह से गवर्नमेंट की एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी प्रॉब्लम है, दूसरा जब गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है तो अनफॉर्चुनेटली उस स्पेंडिंग की वजह से क्राउडिंग आउट का इशू क्रिएट हो जाता है। तो वो हमने एक्सप्लेन किया है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो सकती है बिकॉज ऑफ टू मच एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज।
एंड सो ऑन, और फिर आपका फाइनल इवेल्युएशन जिसके अंदर आप प्रीटी मच यही बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो एक इफेक्टिव टूल हो सकता है, खासतौर पे अगर इकोनॉमी रिसेशन में है या बिलो कैपेसिटी ऑपरेट कर रही है। लेकिन लॉन्ग रन के लिए गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो एजुकेशन हेल्थ केयर की तरफ होगी तो मुल्क लॉन्ग रन के अंदर प्रोग्रेस कर सकेगा। तो समथिंग अलोंग दैट लाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बट इट्स अ वेरी जनरल essay, okay, from those last pages. You must prepare these essays, by the way. एक जमाना था जब चार पांच एसेज आते थे, उसमें से दो करने होते थे, तो उस वक्त तो हम ये वाला एक ऐसे था जो पक्का करवाते ही करवाते थे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लिविंग स्टैंडर्ड वाला। So let's take a look at the living standard wala question. National income statistics are often used to measure standard of living. तो वो किस हद तक लो और हाई इनकम कंट्री के लिए आप बात कर सकते हो। जब आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो आई हैव टोल्ड यू दिस बिफोर आल्सो, आई डोंट नो मैंने ऐसे के अंदर उसको फैक्टर इन किया है कि नहीं किया। या आई हैव, राइट। सो एक तो जब आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो मटेरियल की आप जरूर बात करेंगे। मटेरियल यूजली कि आपकी इनकम से आप कितने गुड्स एंड सर्विसेज और मेरिट और डीमेरिट और ये सब क्या क्या आपके एक्सेसिबिलिटी के अंदर है। तो जीडीपी पर कैपिटा की बेसिस के ऊपर आप मेजर करते हैं, ये एक एवरेज है जो जिस तरीके से निकाली जाती है, जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन। और ऑब्वियसली लो इनकम कंट्रीज के अंदर जीडीपी पर कैपिटा के नंबर्स छोटे होने चाहिए, और हाई इनकम कंट्रीज के अंदर जो है वो नंबर ज्यादा बड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है। सो दैट वुड इम्प्लाई कि लोग ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अफोर्ड कर सकेंगे, right? So, however, national income statistics to compare standard of living across has several limitations. जीडीपी की लिमिटेशंस मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पे कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी नहीं है कि दो हाई इनकम कंट्रीज, ठीक है, दो हाई इनकम कंट्रीज फॉर एग्जांपल चाइना यूके, ठीक है, यू चाइना का सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है, यूरोप का टॉप 10 के अंदर भी नहीं है। जब आप पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो टर्न्स आउट कि यूरोप का जो जी सॉरी यूके का जो जीडीपी पर कैपिटा है वो चाइना से बहुत कई गुना ज्यादा है, राइट। तो ये हम बात कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हाई जीडीपी का मतलब है हाई इक्वालिटी। हो सकता है कि बहुत ही कम अमीरों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, इनफैक्ट वी कैन टॉक अबाउट दैट विद यूएसए आल्सो। जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में मसला है। फिर आप एक और लिमिटेशन, इनफॉर्मल वर्सेस सबसिस्टेंस फार्मिंग। पुअर लो इनकम कंट्रीज के अंदर आप ज्यादा इनफॉर्मल और सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, तो उसमें आपका डेटा सही से उस चीज को फैक्टर इन नहीं करता, अंडर एस्टिमेशन होती है बेसिकली। पाकिस्तान के केस में वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा आता है ना, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तो 200% जो है इनफॉर्मल है। आपका पूरा मेडिकल, जो डॉक्टर्स कमाते हैं, जो टीचर्स कमाते हैं, जो बिजनेसेस कमाती हैं, जो रिटेल बिजनेसेस कमाते हैं, छोटे ठेले से लेके ग्रोसरी स्टोर्स, कोई भी डिक्लेयर्ड नहीं है। तो आपकी तो बड़ी एक मेजर चंक ऑफ द इकोनॉमी इनफॉर्मल ऑपरेट कर रही है। एडिशनली एक्सचेंज रेट की वजह से भी, क्योंकि आप यूजली डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, अब वो डॉलर के डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट रेट्स होते हैं, वहां पे भी प्रॉब्लम है। सो नोटिस करो कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज जीडीपी, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट डज नॉट वर्क। ठीक हो गया। फिर मैं इवैल्यूएशन के अंदर जाता हूं, और इवैल्यूएशन के अंदर जीडीपी की हम थोड़ी सी तारीफ करते हैं और फिर कहते हैं कि इसमें कुछ मसले हैं। एक बेहतर पिक्चर चाहिए तो फिर आपको एचडीआई पे फोकस करना चाहिए, जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजुकेशन वगैरह को भी देखता है। फिर आपको एमपीआई को भी देखना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये उन्हीं तीन चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में देखता है। बाय द वे, एमपीआई के ऊपर आई हैव डन एन एसे, प्लीज मेक श्योर दैट यू गो एंड सी दैट। जो लो इनकम कंट्रीज है उसमें एमपीआई और एमपीआई खास तौर पे ऑपरेट नहीं कर सकता, बिकॉज यू डोंट हैव इनफ डेटा टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। बहुत ही अनरिलायबल डेटा है, कंपैरिजन नहीं बन सकता। हाई इनकम कंट्रीज के अंदर फिर भी डेटा की बहुत बेहतर आपके पास कैलकुलेशन होती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर यूज कर सकते हैं
indicators to see the living standard, right? So final conclusion, I'm sure you're well aware कि क्या देना जरूरी है, जीडीपी के क्या फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, ओवरऑल बेहतर चीज देखने के लिए ज्यादा उसको देखना पड़ेगा आपको, इंडिकेटर्स को, एंड देन यू मेक द फाइनल डिसीजन. ठीक हो जाता है. That's how you answer this question. That's how we go about it.